नमस्कार। टीवी 9 बिहार झारखंड के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के, जी हां, जेडीयू के सचेतक राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह से मैं आपका परिचय करा दूं, ये मटिहानी से विधायक भी हैं और साथ ही साथ रूलिंग पार्टी के सचेतक भी हैं। चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है जिसका समापन आज होना है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में विधानसभा में होने वाली तमाम घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसको लेकर के जेडीयू ही नहीं बल्कि उसके शीर्ष नेता नीतीश कुमार भी कटघरे में हैं। वैसे जेडीयू ने और आरजेडी ने मिल करके बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% कर दिया, जिसमें बीजेपी का भी समर्थन था। लेकिन इस बार का सत्र इस वजह से कम जाना जा रहा है, ज्यादा इस वजह से जाना जाने लगा कि नीतीश कुमार ने कुछ महिला विरोधी और दलित विरोधी बातें कर दी। आखिरकार इन तमाम चीजों के लिए काउंटर स्ट्रैटेजी जेडीयू ने क्या तैयार कर रखी है, क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू और आरजेडी के विधायक आज विधानसभा परिसर के बाहर, जी हां, उसके गेट पर लड्डू बांटे देखे गए, उससे साफ जाहिर होता है कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाए जाने के बाद इन पार्टियों का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर है। इन तमाम बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि हमारे साथ जेडीयू के सचेतक राजकुमार सिंह मौजूद हैं। तो राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर। मेरा सीधा सवाल है, मुख्यमंत्री जी कल दलित विरोधी बात कर गए, उससे 2 दिन पहले उन्होंने महिला के बारे में आपत्तिजनक बातें की। बीजेपी लगातार इस मसले पर आपको घेर रही है। बीजेपी ने सदन चलने नहीं दिया, बीजेपी आज धरना प्रदर्शन कर रही है। क्या आपको लगता है कि ये मुद्दे अब फ्रंट पर आ गए हैं और आपके द्वारा किया हुआ काम, जिसमें आपने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, जातीय सर्वे किया, वो पीछे चला गया? बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका। और आपने कहा कि हम जो बीजेपी जो कार्य आज कर रही है पूरे विधानसभा के अंतर्गत, वो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो ऐतिहासिक कार्य किया है बिहार के लिए, और जो कि पूरे राष्ट्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होने के लिए जा रहा है वो, और मील का पत्थर वो साबित हो चुका है। जिस तरीके से जाति आधारित गणना बिहार की सरकार ने कराई और बिहार के विकास को और अधिक समावेशी बनाने के लिए सभी जाति धर्म के लोगों को विकास से साइंटिफिक रूप से जोड़ने के लिए उनकी सही जो आर्थिक दशा है, जो उनकी शैक्षणिक दशा है, उसका सही आकलन करके योजनाओं का और विस्तारीकरण करने के लिए जो मुहिम उन्होंने चलाई है, और जिसके आगे आज भाजपा के सारे लोग निरुत्तर हैं, और वो एक तरीके से पूरे विधानसभा में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। और इस आत्मसमर्पण की स्थिति में वो जरूर बयानबाजी करके माननीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ उनके सही कार्यों को वो पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। बिहार की जनता देख रही है, बिहार ने देखा 18 वर्षों से उनके कार्यकलाप को, और निश्चित रूप से हम लोग बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ माननीय नेता के साथ में हैं। और माननीय नेताजी हमारे नीतीश कुमार जी ने जो किया है, वो पूरे देश के लिए एक नजीर साबित होने के लिए जा रहा है। ने पूरे देश के लिए नजीर उन्होंने पेश की है, और मुझे जैसा कि ज्ञात है कि आप लोग इस बात को पूरे देश में बुनाएंगे। आप कहेंगे कि बिहार वो मॉडल स्टेट है जिसने सक्सेसफुली जातीय सर्वे करा दिया, और आप बीजेपी पर दबाव बनाने की भी कोशिश करेंगे, बीजेपी को सवालों के घेरे में भी लेंगे। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस ऐसा करने के लिए आपको पूरे देश में प्लेटफॉर्म देने जा रही है? क्योंकि अभी तक कांग्रेस का जो रवैया आपकी पार्टी के शीर्ष नेता के प्रति रहा है, उसको लेकर के तो नहीं लगता कि कांग्रेस का रवैया नीतीश कुमार को लेकर के पॉजिटिव रहा है। तो क्या आप ये मानते हैं कि आपकी पार्टी के इस मूव से ना सिर्फ बीजेपी धाराशायी हुई है, बल्कि कांग्रेस को भी आपने कॉर्नर कर दिया है? अब कांग्रेस आपको गंभीरता से लेने के लिए मजबूर होगी। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो भी कार्य अभी तक किया, जो बिहार में सभी दलों को बुलाकर, सभी दल के शीर्ष नेताओं को बुलाकर एक फ्रंट बनाने की कोशिश की, और उसमें वो कामयाब रहे। और ये सोच, ये अग्रणी सोच माननीय नीतीश
कुमार जी की ही हो सकती है। और इन्होंने हमेशा जो भी कार्य किए हैं वो बिहार के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए नजीर साबित हुआ है। और इससे बीजेपी कितना मजबूर होगी ये कहना बिल्कुल बेमानी होगा, क्योंकि बीजेपी तो आज हताशा और निराशा की स्थिति में, उन्हें अभी खुद नहीं दिख रहा है कि वो माननीय नीतीश कुमार जी के सवालों का किस तरीके से जवाब देंगे। जो अभी तक 9 वर्षों के शासनकाल में जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी किया, बेरोजगारी के मुद्दे पे कुछ भी नहीं हुआ, महंगाई अपने चरमोत्कर्ष पे है, और महिलाओं के खिलाफ जितनी बातें हुई इस शासनकाल में, मणिपुर की बेटी जब नग्न अवस्था में सड़क पे उनको परेड कराया गया और वैसी अवस्था में प्रधानमंत्री की चुप्पी रही, और मुझे तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है प्रधानमंत्री की इस चुप्पी पर मीडिया के एक बहुत बड़े समूह की भी चुप्पी रही। तो ये सब चीज का सवाल आज जनता पूछेगी। और जिस तरीके से विगत 2 दिनों से जो कुछ भी विधानसभा में हुआ है, उसको एक अश्लीलता की चाशनी में पिरोकर उसको परोसने की कोशिश की जा रही है। और अब प्रधानमंत्री भी देश के प्लेटफॉर्म से इस चीज को, युवाओं को इस तरीके का एक संदेश दे रहे हैं। ये अपने आप में छोटापन दिखा रहा है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का भी, क्योंकि वो जो सही मुद्दा है, जो सही कार्य किया है माननीय नीतीश कुमार जी ने, जो बिहार के लिए ही नहीं वो पूरे देश के लिए आने वाले समय में वो नजीर बन चुका है, क्योंकि भाजपा के सारे लोगों ने उसको समर्थन किया है। वो समर्थन नहीं था, इनफैक्ट वो उनका आत्मसमर्पण था नीतीश कुमार जी के इतने बड़े कारनामे के आगे में। तो जिस तरीके से उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, मुझे तो लगता है कि पूरा देश, पूरा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व भी माननीय मुख्यमंत्री के इस कार्य के आगे में वो आत्मसमर्पण निश्चित रूप से करें। निश्चित रूप से करेगा। लेकिन राजकुमार जी कहते हैं ना, ऑफेंस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस। चूंकि 2-3 दिन से बिहार ही नहीं देश की सड़कों पर मुख्यमंत्री के खिलाफ पुतला दहन होने लगा, मुख्यमंत्री की भर्त्सना होने लगी, तो क्या उस वजह से आप लोगों ने ये रणनीति बना ली कि चूंकि नीतीश कुमार कटघरे में खड़ा किए जा रहे हैं, उनका जो वेस्ट वेपन रहा है महिला सपोर्टिव होना, महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बिहार में सबसे पहले बहुत कुछ किया, 50% का रिजर्वेशन दिया, लेकिन महिला के विरोध में ही आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए बीजेपी सड़कों पर उतर आई। तो क्या जब आपको लगा कि जेडीयू डिफेंसिव हो रही है, नीतीश कुमार आक्रमण के घेरे में है, जेडीयू को कोई रास्ता नहीं सूझा, इसलिए आप प्रधानमंत्री के पुराने बयानों को सामने रख रहे हैं और दो गलत चीज को बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये आपको भी मालूम है कि 2 रॉन्ग थिंग्स कैन नेवर बी इक्वल? क्या आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री ने जो बात सदन पटल पर की वो जाहिर तौर पर वो महिला विरोधी होने का संकेत देता है, और जो बात उन्होंने जीतन राम मांझी के खिलाफ की वो दलित विरोधी होने का संकेत देता है? ये दोनों ऐसी चीजें विधानसभा पटल पर घटी हैं जिसको लेकर के आप नकार भी नहीं सकते, इसलिए आप डिफेंसिव हो जाते हैं। और जिस तरीके से आप अपनी पीठ थपथपा रहे होते आरक्षण को लेकर के, उस तरीके से आप अपनी पीठ थपथपा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये आचार और व्यवहार आपकी और आपके घटक दलों को डिफेंसिव कर दिया। पंकज जी, मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी की जो विचारधारा रही है, जो उनके कार्यकलाप रहे, ना तो महिला विरोधी रहा है, ना ही दलित विरोधी रहा है। आप अगर इसी बार के देखेंगे कि किस तरीके से महिलाओं के साक्षरता दर में कितनी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। बिहार का साक्षरता का दर 80% के करीब है, और महिलाओं की साक्षरता की जो वृद्धि हुई है 22% से अधिक हुई। और माननीय नीतीश कुमार जी ने जो भी सभा पटल पे कहा, उसमें उनकी भावना को किसी ने समझा नहीं। उनकी बातों में कहीं से किसी प्रकार की कोई अश्लीलता थी नहीं। वो बातों को समझाने में, परिवार नियोजन के जो कई तरीके होते हैं उसको समझाने में हो सकता है कुछ अतिशयोक्ति हो गई, जिसके लिए उन्होंने खेद भी प्रकट किया किसी सेक्शन को, इसके लिए अगर उनको तकलीफ हुई। लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं कहा उन्होंने जिससे ये कहा जाए कि उन्होंने विधानसभा के पटल पे महिला विरोधी कोई कार्य किया, ना ही कोई दलित विरोधी उन्होंने कार्य किया। माननीय जीतन राम मांझी जी की बात करें तो जीतन राम मांझी जी को
मुख्यमंत्री का पद देना, अपना पद त्याग करके उनको मुख्यमंत्री बिहार का बनाना, ये दलित विरोधी नहीं, ये बिल्कुल दलित के सपोर्ट में इतना बड़ा कार्य अगर कोई कर सकता है तो माननीय नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं। और उन्होंने सदन में भी उनके खिलाफ में कोई ऐसी बात नहीं की, उन्होंने इतना ही कहा कि आपको अगर आगे गवर्नर बनने की इच्छा है तो आप भाजपा वालों को बोलिए, वो लोग आपको गवर्नर बना दे। तो उन्होंने इतना ही क्या, उन्होंने मुख्यमंत्री भी बनाया और उनको आगे उनको गवर्नर बनाने की सजेशन भी दिया भाजपा के भाइयों को। इसको आप कैसे दलित विरोधी कह सकते हैं? नहीं, लेकिन उन्होंने रिग्रेट किया, उन्होंने कहा, यहां तक कह दिया गधापनी, ये मेरी मूर्खता, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर दिया जिसके लिए मुख्यमंत्री जाने नहीं जाते। मुख्यमंत्री अपने संतुलन, आचार व्यवहार के लिए जाने जाते रहे। पिछले कुछ महीनों से उनके व्यवहार में इस तरह का परिवर्तन आया, उसको लेकर के भी मैं अभी आगे आपसे सवाल करूंगा। लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने जीतन राम मांझी के साथ तू तड़ाक किया, तो जीतन राम मांझी बाहर निकले, वो आहत थे। उन्होंने कहा कि मैं उनसे पहले विधानसभा में जीत कर गया हूं, मैं उनसे उम्र में 6 साल बड़ा हूं, उन्होंने मुझे कोई मुख्यमंत्री का पद ऑफर नहीं किया था, मजबूरी में किया था, क्योंकि मुझसे ज्यादा सीधा और दूसरा व्यक्ति उनको कोई पार्टी में नजर नहीं आया। लेकिन एक और गंभीर आरोप लगाया राजकुमार जी, मुझे लगता है ये आरोप लगाने वाले सिर्फ वही नहीं है, एलजेपी रामविलास पार्टी के नेता डॉक्टर अरुण कुमार भी हैं। कई डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री के आचार व्यवहार में जिस तरह का परिवर्तन आया है वो बीमारी के शिकार हैं। लेकिन इसका जवाब मैं आपसे बाद में मांगूंगा। मैं पहले आपसे यह समझना चाहता हूं कि सीधा आरोप जीतन राम मांझी का कि उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, उनकी कुर्सी पर किसी की नजर है, और जिस तरीके से अरुण कुमार ने कहा कि वो कैप्टिव हो चुके हैं, इसकी क्या सच्चाई है? जनता ये जानना चाहती है, क्योंकि गली कूचे में इसकी चर्चा जोरों पर है। कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ये भी मीडिया के एक सेक्शन द्वारा और कुछ लोगों द्वारा दुष्प्रचारित किया जा रहा है। ये तो उनकी मानसिकता का पता लग रहा है कि जीतन राम मांझी जी जिस तरीके से बोल रहे हैं, ये इससे लग रहा है कि उनका कुछ निश्चित रूप से मानसिक रूप से उनका विचलन हो गया है और जो भी ऐसी बातें कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी अपने सारे कार्यों में पूरी सजगता के साथ और पूरी कर्मठता के साथ और अपनी कार्यशैली में पूरी निष्पक्षता के साथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो लोगों के अब पच नहीं रहा है, भाजपा के लोगों को, और उनके एजेंट्स के माध्यम से अब उनके खिलाफ, उनके व्यक्तिगत आचरण के खिलाफ, उनके व्यक्तिगत विधान के खिलाफ बहुत तरीके की बातें कही जा रही हैं। लेकिन इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता ने माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यों को देखा है। उनके आगे जो होने वाली उनकी योजनाएं हैं, उनकी ओर लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और इसको किसी भी इस प्रकार के चीजों से आप उसको लोगों को मत भ्रमित नहीं कर सकते हैं। आप लोगों के दृष्टिकोण को ऐसे नहीं बदल सकते हैं। ऐसे लोगों को खुद इलाज कराने की आवश्यकता है। नहीं, इस मुद्दे पर एक सवाल मैं इसलिए पूछना चाहूंगा, अशोक चौधरी के घर का वो वीडियो बार बार रिपीट किया जा रहा है जिसमें उन्होंने फूल माला अर्पित फोटो पर ना करके अशोक चौधरी पर कर दिया, महिलाओं को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की, जनता दरबार में उन्होंने गृह मंत्री को फोन लगाने की बात कह दी। ये कई ऐसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जिस वजह से कभी इतने संतुलित आचार व्यवहार के लिए जाने जाने वाले मुख्यमंत्री अब अचानक सवालों के घेरे में। सवाल इसलिए उन पे होने लगा है क्योंकि उन्होंने अपने संतुलित आचार व्यवहार से अपने विरोधियों को भी लोहा मनवाया है। लेकिन इन दिनों जो उनके आचार व्यवहार सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से वो तुरंत नाराज हो जाते हैं, तुनुक मिजाजी हो गए हैं, उसको लेकर के चर्चा गली कूचे पर जोरों पर है। चूंकि आप उस पार्टी के सचेतक हैं और वो 13 करोड़ जनता के गार्जियन है, एक मुख्यमंत्री के हाथ में एक पूरे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह मैसेज चाहूंगा कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनका मानसिक स्थिति कैसी है, क्या वो पूरे तरीके से सजग और स्वस्थ हैं और सारे फैसले स्वयं ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे आरोप विरोधी दल के एक दो नहीं कई नेता लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिहार का नेतृत्व विगत 18 वर्षों
से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो फैसले स्वयं लेते हैं, और नेता वही होता है जो फैसला स्वयं लेता है, जिसमें नेतृत्व की क्षमता होती है। मैं भी इस दल में हूँ और पार्टी का सचेतक भी हूँ, और लगातार कम से कम महीने में 1-2 बार मीटिंग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत मीटिंग होती है, और काफी हम लोग जब भी बैठते हैं और विकास की बातों पे ही बातें होती हैं, और बिल्कुल सजगता के साथ और बिल्कुल सही ढंग से और समझा के हम लोग को जिस तरीके से वो बात करते हैं, तो हम लोग को लगता है कि एक अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है, और बिहार को भी यही दिशा देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी इतना डर गए हैं विपक्ष के लोग, इनकी कार्यशैली से डर गए हैं कि इनके व्यक्तिगत आचरण को बहुत आप माइन्यूटली देखकर उस पे आप लोग टिप्पणी करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ निकल जाता है, उस पे एक शब्द नहीं निकलते हैं, आप उसको स्लिप ऑफ टंग कह के ब्रश असाइड करने लगते हैं। प्रधानमंत्री जब एक भाषण के क्रम में अंग्रेजी में भाषण दे रहे होते हैं, और वो कहते हैं इन्वेस्टिगेटिंग इनटू गर्ल चाइल्ड, तो इसका विश्लेषण नहीं होता है कि व्हाट इज इन्वेस्टिगेटिंग इनटू गर्ल चाइल्ड का इसका क्या मीनिंग हो सकता है। इन चीजों पे आप चर्चा नहीं कर पाते, क्योंकि मीडिया का भी एक सेक्शन अभी बायस है। जब अपनी ही एक साथी सदस्य रेणुका चौधरी के को राक्षसी से तुलना करते हुए उनकी हंसी को एक राक्षसी शुभ नखा के अटहास से उसकी तुलना करते हैं, माननीय सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय बताते हैं, और महिलाओं के प्रति जो आप बात कर रहे हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह के किस तरीके की महिला एक बिकाऊ कमोडिटी होती है, ये प्रधानमंत्री के मुंह से निकला जाता है, तो मीडिया का कोई सेक्शन, और मीडिया में माफ करेंगे पंकज जी, बहुत सारी महिला पत्रकार भी है जो बिहार के भी है और अपने आप को बिहारी अस्मिता का प्रतीक भी मानते हैं, और लेकिन मैंने कभी नहीं सुना उनके मुंह से भी कि महिला के प्रति उनकी क्या संवेदनशीलता होती है, उस पर उन्होंने कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठाई हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ भी कहा वो कतई भी महिला विरोधी नहीं था, उनके कहने के तरीके को आप लोगों ने उसको महिला विरोधी करार दिया है, लेकिन अब जब आप उसको बार बार देखेंगे सुनेंगे तो उसमें कहीं कुछ भी नहीं। परिवार नियोजन की एक बहुत ही पारंपरिक विधि है जिसका उन्होंने विश्लेषण किया, उस विश्लेषण में कुछ अधिक शब्दों का प्रयोग हो गया जिसके लिए उन्होंने उसके लिए खेद भी व्यक्त कर लिया, लेकिन उसमें कहीं भी कोई अश्लीलता नहीं थी, और इसको अश्लीलता के रूप में रखने की साजिश मीडिया के एक सेक्शन के द्वारा की जा रही है, बिहार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं तो कहता हूँ आप भी बिहार से है, आज आप बिहार की जो माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, आपके भी अपने स्तर से बिहार की अस्मिता, बिहार और आगे कैसे बढ़े, बिहार को यदि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए तो बिहार कैसे अपने सीमित संसाधनों के बीच में बिहार और कैसे प्रगति कर सकता है, इसमें अगर सोच सभी लोग, सभी बिहार के प्रति आस्था रखने वाले लोग, अपने आप को बिहारी अस्मिता से जोड़ने वाले लोग अगर इन सारी चीजों को मीडिया के सेक्शन में उठाए, तो मुझे लगता है कि सबसे पहली आपकी बिहार के प्रति जो संवेदना है वो परिलक्षित होगी। माननीय नीतीश कुमार जी की छोटी छोटी बातों को, उनके आचरण को आप लोग इस तरीके से उसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, और पोस्टमार्टम करके अपनी मर्जी के मुताबिक, आकाओं की मर्जी के मुताबिक उसका विश्लेषण जनता के सामने परोसते हैं। ये सब कोई भी चीज सारे आपको कहीं से भी और भाजपा के लोगों को भी इससे कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। जिस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया है, और वो ब्रह्मास्त्र बिहार की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता को एक नया मार्ग दिखाने के लिए जा रही है, तो उसके आगे अभी जिस तरीके से आत्मसमर्पण की है भाजपा ने, इस आत्मसमर्पण की स्थिति में जो रिटेलिएट वो कर सकते हैं, इनकी भाषा भी और गड़बड़ाएगी। आप देखिएगा आने वाले समय में हम अपने कार्यों से जवाब देने के लिए जा रहे हैं। आप जितना भी हम पे आरोप लगाएंगे, हम उतने ही अच्छे कार्य आगे करते रहेंगे। नहीं, आप अच्छे कार्य करते रहिए, हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम पे विरोधी पार्टी भी आरोप लगाती है कि नीतीश कुमार के बारे में बिहार में कुछ छपता नहीं है, उनके खिलाफ में कोई बातें नहीं होती हैं। अभी मैं 2 दिन पहले एलजेपी रामविलास के उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार से बात कर रहा था, वो ये आरोप लगा करके गए हैं। तो इस तरह का आरोप का तो मीडिया आदी हो चुका है। मेरा अगला सवाल आपसे सीधा रहेगा कि आपकी लड़ाई बीजेपी से है, बीजेपी ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन नियुक्ति को लेकर के 1,20,000 22,000 लोगों की नियुक्तियां हुई, उसमें क्रेडिट को लेकर के बात चली, कहा यह जाने लगा कि दरअसल ओरिजिनल एजेंडा तो ये आरजेडी का था।
नीतीश जी कह बैठे एक मंत्री से कि क्रेडिट सरकार को दीजिए, गांधी मैदान के बाहर होर्डिंग में सिर्फ नीतीश जी का पोस्टर था। तो अब आप ये बताइए कि क्या आरजेडी से भी आपको खतरा है, क्योंकि आरजेडी हर चीज में कहती है कि ये तो मेरा एजेंडा था, संख्या में हम ज्यादा हैं, हम जेडीयू से करवा रहे हैं, और इसका डर आपको सताता है, इसलिए आप अपनी पोस्टर में होर्डिंग में अपना फोटो लगवाने लगते हैं। तो क्या आरजेडी से खतरा आने वाले समय में दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग भी एक बड़ा मुद्दा है, उस पर भी आपके साथ और आरजेडी और कांग्रेस के बीच में खटपट होता साफ दिखाई पड़ रहा है। ये पंकज जी, इंडिया गठबंधन एकजुट है और इस एकजुटता का ही डर है जिसके कारण से आप लोग सब कुछ दिखा रहे हैं। 1,20,000 नौकरी एक दिन में उस नियुक्ति पत्र को बांटना, और लोगों को आज आपको पता होना चाहिए कि अभी दिवाली छठ से पहले पहले सभी लोगों को अपने अपने स्थान पे नियुक्त भी कर दिया जाएगा। ये सरकार इस तरीके से कार्य कर रही है और इन कार्यों से ही विचलित होकर तरह तरह की बातें हो रही है। हम एकजुट है, इंडिया गठबंधन एकजुट है। किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद किसी भी, ना आरजेडी में है, ना जदयू में है, ना ही कांग्रेस, ना ही घटक दल के किसी साथी में है। और जो भी कार्य करती है पूरे समेकित रूप से बिहार की सरकार कर रही है, और बिहार की सरकार के जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें पूरे सरकार को क्रेडिट है, और सरकार में सभी लोग सम्मिलित हैं, तो इसमें सभी दलों का इसमें क्रेडिट है। अभी तक आपके नेता को ना तो संयोजक पद मिला, ना कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट मिला। क्या आपको लगता है कि बिहार में सक्सेसफुली आरक्षण की सीमा बढ़ा लेने के बाद, जातीय जनगणना करा लेने के बाद, अब आप कांग्रेस पर दबाव डालेंगे कि आपके नेता को संयोजक बनाए, आपके नेता को विपक्षी एकता गठबंधन में महत्वपूर्ण पद दिया जाए? क्योंकि ये किसी से छिपा नहीं है कि राष्ट्रीय फलक पर नीतीश कुमार आना चाहते हैं और चुनाव को मोदी बनाम नीतीश करना चाहते हैं। देखिए, हमारे नेता ने तो सबसे पहले पूरे विपक्षी दलों को एकजुट करके संयोजन का कार्य करने का कार्य तो मैं बहुत पहले जून में ही कर दिया, और सभी दल के लोग बिहार आते हैं, एक अन्य मार्ग पर उनकी मीटिंग होती है। इससे बड़ा संयोजन का कार्य और क्या हो सकता है? बाकी आगे किसी भी प्रकार का जो कुछ भी निर्णय होगा वो पूरे गठबंधन के सभी साथी मिलजुल कर गठबंधन के हित में करेंगे। भाजपा को इस देश से मुक्त करना है और इस देश को भाजपा से मुक्त करना है, तो इसके लिए जो कार्य हो रहा है उसके लिए अभी भाजपा डरी हुई है। मीडिया के साथियों को भी मैं बार बार नहीं कहना चाहता हूं, मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरीके से इंडी गठबंधन और जिस तरीके से बिहार के नेता ने इस गठबंधन की एक संरचना की उन्होंने, तो आप इसके व्यापकता को देखिए, इसके व्यापक स्वरूप की ओर आप देखिए, और आने वाले समय में 2024 में भारत का क्या स्वरूप बदल रहा है उस स्वरूप को आप देखिए, तो निश्चित रूप से आप इस लोकतंत्र के भी हिमायती कहे जाएंगे, क्योंकि आप ही चौथे स्तंभ हैं, सबसे मजबूत स्तंभ होते हैं आप। और आज सबसे मजबूत स्तंभ भी कमजोर नजर आता है पूरे देश को, देश के अधिकांश लोगों को। तो मैं तो आपसे निश्चित रूप से कहूंगा कि आप एक अच्छे पत्रकार रहे हैं, और बाकी सभी लोग भी आपकी तरह अच्छे हो जाए और इस लोकतंत्र के इस मजबूत स्तंभ को और मजबूती प्रदान करें, ताकि युवाओं को रोजगार मिले, इस देश से भूख और महंगाई और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले इस देश को। और ये तभी हो पाएगा जब लोकतंत्र का चौथा खंभा मजबूत होगा और वो सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करेगा। मीडिया का काम होता है सरकार के खिलाफ बोलना। नहीं, नहीं बोलती है। नहीं, मीडिया तो न्यूज प्रेजेंटर है, मीडिया का काम जैसा न्यूज आता है वैसा दिखाना होता है। मैं आपसे एक अंतिम सवाल करूंगा, इंडिया गठबंधन के बीच में इतने डिफरेंसेस हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, ये 5 राज्यों के चुनाव में दिख गए। आपने भी अपना प्रत्याशी मध्य प्रदेश में उतार दिया, और समाजवादी पार्टी तो 80 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रही है। अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री को चोर और भ्रष्ट कह रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि 3-4 महीने पहले आप कांग्रेस को गाली दीजिए और 3-4 महीने 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव में कहिए कि हम सब इकट्ठा हो गए हैं क्योंकि हम
पीएम मोदी को हराना चाहते हैं, तो क्या जनता आप पे भरोसा करेगी कि 4 महीने पहले आप आरोप लगा रहे थे, 4 महीने बाद आप इकट्ठा हो रहे हैं? तो आपको नहीं लगता कि ये गठबंधन जो है ठीक उसी तरीके से है जैसे किसी मेढक को या मेढक की कुछ संख्या को तराजू पर तौलना? ऐसा नहीं है पंकज जी, ये पांचों राज्यों के चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो आपको दिखेगा कि इंडी गठबंधन अपने टैक्टिकल मूव से और पांचों राज्यों में इंडी गठबंधन के जो भी साथी है उनके पांचों राज्यों में भाजपा की हार हो रही है और पांचों राज्य इंडी गठबंधन अपने टैक्टिकल अपने स्ट्रैटेजिक मूव्स की वजह से इसको जीत रही है। आपको तब पता लगेगा और हम एकजुट है और एकजुटता के साथ आने वाले लोकसभा के चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त दे रहे हैं। ये आज आप नोट कर लें और जब आप मेरा अंतिम सवाल, क्योंकि अब समय की सीमा पूरी हो रही है, बिहार में आप कितने सीटों पे लड़ रहे हैं? आपके 16 एमपीज हैं, आप कितने सीटों पे लड़ रहे हैं, या क्या अपना कुछ सीट सेक्रीफाइस भी आप करेंगे? वजह यह है कि पिछले बार तो सिर्फ आपका गठबंधन बीजेपी और एक एलजेपी से था, इस बार आपका गठबंधन 6 पार्टियों से है। तो आप कितनी सीटों पर लोकसभा में उम्मीदवारी देने जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। ये बड़े स्तर पे बड़े नेताओं के स्तर पे ये चीजें तय की जाती है। इससे मैं बहुत ज्यादा आपका मार्गदर्शन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो कुछ भी होगा इंडी गठबंधन के हित में होगा, ताकि 40 में 40 सीट इस गठबंधन के खाते में आए और हम 40 में 40 सीट जीत पाए। ये हमारा स्ट्रैटेजी है। इसके लिए किसी प्रकार का अगर कोई सैक्रिफाइस भी करना होगा तो निश्चित रूप से सब लोग करने के लिए तैयार। राजकुमार सिंह, आपने टीवी 9 से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे राजकुमार सिंह, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, एकजुट है, एक साथ मिल करके लड़ेगा। लेकिन आपने सुना कि किस तरीके से आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के बाद इनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है, और ये आप वाकई मानने लगे, इनके अंदर ये उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि जिस तरीके से ये लोग पिछले कुछ समय से कह रहे हैं कि बीजेपी को 10 सीटों के भीतर रोक पाएंगे, इनको लगने लगा है कि बीजेपी ने सदन में जिस तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया है, ये इनके शब्द हैं। तो जाहिर तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी इनके सामने आत्मसमर्पण कर देगी, क्योंकि आरक्षण का शस्त्र जो इन्होंने चलाया है उसके सामने बीजेपी घुटने टेकेगी ही, और बिहार की 80% 75% जनता इनके साथ खड़ी होगी। तो इस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।